साथियों नमस्ते, मैं नितिन बख्शी, सीमा बख्शी इस माय बोली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 8th कंपोजिट हिंदी में हमारा तीसरा लेसन आज देखने जा रहे हैं। लेसन का नाम है गाना बजाना। किसका, कौन है इसके लेखक? रामकृष्ण बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये बिहार के रहने वाले हैं। 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनका देहांत हो गया। दोस्तों जो भी आप अभी 8th में हो, इसके बाद में 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, जो भी बिहार के लेखक हैं हमारे पास में, लेखक है, कवि है, उनके जो लेसन्स आपको रहेंगे वो हिंदी के, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामीण शब्द या फिर आता है, ग्रामीण जनजीवन की चर्चा बहुत उसमें रहती है। तो इसलिए शब्द भी जो आते हैं वो थोड़ा सा ग्रामीण टच वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम लोग उसको एक्सप्लेन करने की मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आपको। लेकिन आप अगर इनकेस कोई शब्द आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो एक बार फिर से देख लेना, ताकि आपको ये बात समझ में आए। थोड़ा पॉज करके देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, तो गाना बजाना ये जो है, इसमें क्या है, ये एक निबंध है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक निबंध है। और इस प्रस्तुत निबंध में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग देशों में किस तरह के वाद्य रहते हैं, वो किस तरह से बजाए जाते हैं, उनके पीछे की क्या, उनका उद्देश्य क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आज आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन इसमें के जो शब्द है ये थोड़ा ध्यान में रखिए। ये शब्द जो है वो बहुत ही मतलब ग्रामीण ढंग के शब्द रहेंगे। कोई हम उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, गाना बजाना 3। और एक बात, मैं जब भी ये लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने पास में बुक लेके बैठिए, तो उससे बहुत आसान हो जाएगा। राइट, चलिए। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। बेतहाशा मतलब बहुत ज्यादा। बेतहाशा मतलब बगैर रुके। बेतहाशा, रिलेंटलेसली बस रोए जा रहा है। बेतहाशा मतलब बहुत ही जम के रो रहा है। ठीक है, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। अब बेतहाशा का वैसा अगर आप ध्यान में रखें तो असीमित, कोई रुकता नहीं है, बगैर रुके, असीमित। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा रो रहा है वो। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप करें वो चुप नहीं होता है। बस आप एक पिपू ही लेकर उसके नजदीक जाइए, बजा दीजिए, वह चुप, शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। पिपू ही का मतलब क्या है? बांसुरी। पिपू ही का मतलब रहेगा बांसुरी। ठीक है, अब ये बांसुरी मतलब कैसी? छोटी बांसुरी। ठीक है, इसको पिपुहरी कहते हैं एक्चुअली। चलो, अब कोई बच्चा रो रहा है, समझो जैसा देखते बेतहाशा रो रहा है, तो लेखक का कहना है कि आप बस उसके पास जाइए और छोटी सी बांसुरी जो है, बंसुरी बजा दीजिए आपकी। जैसे ही आप कोई बांसुरी बजा देते हैं तो वो चुप हो जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे बांसुरी दो। ठीक है, बाजे में यह करामत है ही, मतलब कोई भी बाजा जो है, बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ये करामत होता ही है। करामात का मतलब है ये ट्रिक, ये जादू होती है। करामात का मतलब जादू, करामात मतलब ये स्किल। इसको हम स्किल सेट कहते हैं। स्किल रहता ही है उसमें। लोगों का तो यह कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, मनुष्य जाति जब अपने बचपन में रही होगी तो विद्या बुद्धि का आज जैसे विकास नहीं हुआ होगा। मतलब जब हम बहुत छोटे थे मतलब हम मनुष्य जाति बहुत इनिशियल स्टेज में थी, तब उस वक्त बहुत ज़्यादा विद्या नहीं, साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर होगा। उस समय भी लेखक का कहना है कि हम लोग कुछ ना कुछ तो बजा ही लेते होंगे, गाने किसी तरह से बजा ही लेते होंगे। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। हमारा विश्वास जो है वो निकलता है बाहर। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। तो ये जो हमारा उच्छ्वास रहता है उसको अगर बजा दिए तो ये, अगर हम लोग ऐसी सांस लेते रहे, इससे कुछ निकलता है क्या? नहीं। लेकिन इसको किसी इंस्ट्रूमेंट में आप डाल देते हो, जैसे जोर लगाते हो मुंह से,
तो क्या हो जाता है, उससे कुछ अलग स्वर निकलते हैं। तो इसीलिए उस बाजा उस हमारे जो सांस को, उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप एकदम पिछड़े से पिछड़े मतलब सबसे बैकवर्ड कंट्रीज में आप जाइए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे, वहाँ पर गाना बजाना मिल ही जाएगा आपको। पहले कौन सा बाजा बना होगा, पहला कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं, अगर हम सोचने को बैठे कि पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना होगा, तो पहले कई चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता होगा, उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मतलब सोचना पड़ता है कि कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसमें से ये आवाज़ निकलता है। तो फिर क्या होगा कि अलग अलग चमड़े लेते होंगे, उस अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करते होंगे, उसको बजा के देखते होंगे, पीट पीट कर मार कर देखते होंगे कि उसमें से कौन सी आवाज़ निकलती है। पूरी तरह से कोशिश की हुई, चेष्टा की गई होगी, मतलब कोशिश की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को, मरे हुए पशुओं के चमड़े, पशुओं के मतलब जानवर, उनके चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर, पोपले कद्दू मतलब कद्दू का मतलब आप जानते हो ना, जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो उस पर अगर मढ़ते हैं हम लोग, इतना बड़े रहते हैं कद्दू, बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है, तो कद्दू पर मढ़कर हम लोग उसके चमड़े ये लगाकर और नरकट की गांठों को छेद कर, नरकट का मतलब ये दिया है यहाँ पर, नरकट का मतलब दिया है पतली गांठदार बेत, पतली और गांठदार बेत, उसमें फिर क्या करते होंगे, मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पीपू ही बना ली होंगी। अब बराबर है, ये पतली जो क्या बोलेंगे बेत है, उसको छेद करके उनका कहना यह है कि आपने बांसुरी बना लिया होगा। नरकट की गांठों पीपू ही बना ली होगी। किसी पोपली चीज में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकालते हुए देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। मतलब इनका कहना अच्छा है कि बांसुरी कैसे बनी होगी, तो एक बेत लिया होगा, वो बेत को क्या किया होगा, उसको होल छेद गिरा दिए होंगे, फिर उसमें से आवाज आ रही, इस तरह से बांसुरी बन गई होगी। फिर क्या किया होगा कि किसी पोपली चीज, पोपली मतलब हॉलो, जिसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसी चीज में छोटे छोटे कंकड़, कंकड़ का मतलब है पत्थर, कंकड़ का मतलब पत्थर, पत्थर रखकर क्या हिलाया होगा, तो उसमें से आवाज आ गई होगी, तो उससे फिर झुनझुना निकला होगा। झुनझुने में कैसा रहता है कि छोटी छोटी चीजें रहती है, अंदर छोटे छोटे खड़े रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, और उससे क्या होता है, उससे आवाज आती है। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना। चाहे उनका प्रकार अलग अलग हो, इन तीनों के सहारे नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। बराबर है सर, उनका कहना है कि अलग अलग आप कितने भी देशों में जाओ, मैक्सिमम जो है वो ये 3 प्रकार के ही वाद्य रहते हैं। ढोल रहता है, बांसुरी रहती है, और झुनझुना रहता है, ठीक है। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है, वनवासी मतलब जो वन में रहने वाले, कि उनमें ताल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, सुर पर कम। वो क्या करते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो जो भी बजाते हैं तो उसमें ताल का ध्यान रहता है, और सुर पे मतलब वो क्या मुंह से जो सुर निकलते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ढम 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 जो भी बजाते हैं ढोल वोल, वो ताल की तरफ उनका ज्यादा ध्यान रहता है। अमेरिका के रेड इंडियन को देखिए, या अफ्रीका के हबशी लोगों को देखिए। अमेरिका के रेड इंडियन, आप बराबर ध्यान से नोट करना ये। उसके बाद में अफ्रीका के हबशी लोगों को, हबशी मतलब क्या है, हबशी मतलब ऐसे लोग जो गुलामों की तरह रहते हैं, ब्लैक निग्रोज जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। हबशी मतलब गुलाम, काले लोग। ठीक है, ऐसे काले हबशी जो लोग हैं, रेड इंडियन, अमेरिका के रेड इंडियन को देखो, या अफ्रीका के हबशी लोगों को, अफ्रीका में ये हबशी लोग रहते थे। रेड इंडियन भी वैसे ही है। रेड इंडियन कौन लोग हैं, या अमेरिका में सबसे पहली जमात है, मतलब अमेरिका में स्वतंत्र होने से पहले वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग थे वो ये लोग थे, हबशी, रेड इंडियन लोग वहाँ रहते थे। गाने बजाने के ताल की प्रमुखता उनके यहाँ थी। रेड इंडियन का टमटम
और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। रेड इंडियन लोग टमटम बजाते हैं और हबशी लोग जो है वो ढोल बजाते हैं, इनमें ताल ही रहता है, सुर नहीं। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि ढोल की इन्होंने भाषा का इजाद कर लिया है। इजाद कर लिया मतलब इन्वेंट किया है, ढूंढ के निकाला है। इजाद करना, ढूंढ के निकालना। इन्वेंटेड, इन्वेंशन जो जिसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं इजाद। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। उन्होंने क्या किया, ढोल की जो भाषा है वो ढूंढ के निकाला। मतलब आपको कुछ कहना है तो ढोल के सहारे आप कहिए। मतलब समझो उधर एक दूर आदमी बैठा है, तो ये क्या करते हैं, ढोल पे ऐसा कुछ बजाते हैं कि वो आदमी को समझ में आता है कि इसको क्या कहना है। इसे ढोल की भाषा है। ये ढोल की भाषा किसने ढूंढ के निकाला है, तो ये हबशी लोगों ने ढोल की निकाला। ये ध्यान में रखिए आप, हबशी लोगों ने ढोल की भाषा का इजाद किया है। एक यहाँ बैठा है, दूसरा मीलों दूर बैठा है, कई मील दूर बैठा है, लेकिन ये ढमढम की आवाज़ जैसे ही उसके कान में पहुंचती है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये आदमी को क्या कहना है। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में है। सभी बैकवर्ड कंट्रीज में भी गाने बजाने का शौक है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। मतलब ये मध्य अफ्रीका के जो लोग हैं, इनका अच्छा अपना ग्रुप है, उनका गाने वालों का जो दल है, जो जहाँ पर भी जाता है उनको वहाँ अच्छा सम्मान मिलता है। लेकिन उनकी एक थोड़ी गवैयों पर एक आफत भी है, मतलब उनका एक थोड़ा प्रॉब्लम भी है। कैसा, एक किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता है राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज छोड़कर दूसरे देश में न चला जाए। उसमें देखिए एक किंवदंती है। किंवदंती का मतलब है कि वदंती, किंवदंती का मतलब है ऐसा जिसको हम, ऐसी स्टोरी है, ऐसी कथा है, ऐसी पुराने जमाने की कथा, जिसको हम इंग्लिश में एनेक्डोट कहते हैं। एनेक्डोट मतलब कि पुराने ज़माने में कोई कथा है और वो कथा से रिलेटेड आज एक बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि टू अनटाई द गॉर्डियाज नोट, टू अनटाई द गॉर्डियाज नोट, ये एक एनेक्डोट है पुरानी, एक कथा इस पर है कि सिकंदर किसी शहर में गया था, वहाँ पर उस गांव में जाने से पहले वहाँ पर जो एक बड़ी क्या उसका जो गेट था उस पर एक बहुत बड़ी रस्सी से एक गांठ बांध के रख दिया था। अब वो जब तक वो गांठ नहीं तोड़ते, वो गांठ नहीं खोलते, तब तक आपको अंदर नहीं, वो शहर में नहीं जाते आता था। तो सिकंदर के जो लोग थे अलेक्जेंडर के, वो वहाँ पर आके खड़े हो गए। वो उन्होंने बहुत कोशिश किया, रस्सी इतनी बड़ी थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाए। फिर थोड़ी देर से सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर वहाँ पर आ गया। अलेक्जेंडर ने बोला क्यों गाँव के अंदर क्यों नहीं गए, गाँव का नाम था गॉर्डिया, तो गॉर्डिया में आप गए क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा सर ये इतनी बड़ी रस्सी यहाँ पर लगा के रखी है, हम कैसे जाएंगे, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रही है हमसे। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर तो बहुत ब्रिलियंट था, तो उसने कहा आपको खोलने के लिए किसने बोला है, एक तलवार लिया, रस्सी को काट दिया, बस खत्म। तो तब से ये एक फ्रेज जिसको हम इडियम्स कहते हैं इंग्लिश में बनी है, टू अनटाई गॉर्डियाज नॉट। मतलब अब वो गॉर्डिया की जो रस्सी जो थी वो सिकंदर ने एक एक्ट से, बहुत ही टैक्ट से खोला है। तो उस पर से वो पुरानी कहानी और उस पर से बनी हुई ये एनेक्डोट। तो ऐसी ही ये जो है एक मध्य अफ्रीका में ऐसी कथन था, ऐसी कथा थी कि जो लोग बहुत सुंदर गाता था तो राजा क्या करता था वहाँ का, उसकी आंखें निकाल लेता था। क्यों निकाल लेता था, क्योंकि वो कहीं और दूसरे देश में न जाए, वो गाने वाला उसके ही साथ रहे और उसकी सेवा करता रहे, ऐसा करता था। हर पूर्व देश का एक न एक बाजा मशहूर है। ये एनेक्डोट आप ध्यान में रखिए, जिसको हम क्या कहें, किंवदंती, पुरानी कथा है ये कथा क्या थी वो भी आप अगर ध्यान में रखिए कि क्या थी, कि राजा बहुत अच्छे गाने वाले गवैये को, मध्य अफ्रीका के लोग हैं ये, तो मध्य अफ्रीका में जो ऐसी थी कि वहाँ का राजा अपने राज्य में जो बहुत सुंदर गवैया था, बहुत ज़्यादा अच्छा गाने वाला गवैया था, उसकी आंखें निकाल लेता था ताकि वो गवैया किसी और राज्य में न जाए और उसी राज्य में रहे और राजा को अच्छे अच्छे गाने सुनाए।
ठीक है, ओके। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा बजाती है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। वीणा को राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। बाजा मतलब बनाने की चीज। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। अब देखिए, चीन में जो बाजा है उसका नाम ही राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से, काठ की मुंगरी का मतलब क्या है? काठ की मुंगरी का मतलब है एक मुठियादार काठी, मतलब ऐसी एक लाठी कि जिस पर छोटे छोटे मूठ है उस पर, और उससे वो बजाना पड़ता था। अब देखिए कैसे, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े को पंक्तियों में सजाए रखते थे। अब वो राजा, ये चीन का जो बाजा है वो कैसा था कि एक तख्त है, उस तख्त पे 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में लटके रहते थे, सजाए रहते थे। एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते थे। उस पत्थरों पे उस लाठी से मारकर अलग अलग तरह के स्वर निकालते थे। ये उसका मेन ये है। जैसे हमारे यहाँ वीणा है, हमारा जो राष्ट्रीय समझो बाजा है वो वीणा है, तो चीन का राष्ट्रीय बाजा कौन सा है? राजा नाम है उसका। कैसा है वो? पत्थर लगाए हैं 16, और एक जो मूठ वाली लाठी है वो बजा बजा कर उससे स्वर निकालते। जैसे हमारे यहाँ जल तरंग रहता है। जल तरंग में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कप में पानी रखते हैं और एक छोटी से लकड़ियां बजा बजा कर उसमें से अलग अलग स्वर निकालते हैं। ठीक है। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता। ये बर्मा का है ढोल तरंग। कौन से गांव का है, कौन से राष्ट्र का है? बर्मा का। बर्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मदेश। तो बर्मा कहते हैं उसे। तो बर्मा का क्या बोला आपने? 21 ढोल जो है वैसे साइड में रखते हैं और एक आदमी बीच में खड़ा रहकर उन्हें बजाता है, उसको कहते हैं ढोल तरंग। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़े को क्रम से रखकर उन्हें पीट कर एक प्रकार का दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। जापानी लोग जो है वो क्या करते हैं, बांस के पोपले टुकड़ों को, मतलब जो हॉलो टुकड़े रहते हैं उनको क्रम से रखकर बांस के टुकड़े को, मतलब बांस रहती है ना, उसको हॉलो कर लेते हैं बांसुरी के जैसा, और उसको लटका कर उसमें से उसको पीट कर अलग अलग तरंग निकालते हैं। और इसको क्या कहते हैं? एंगलोंग। क्या नाम है उसका? ध्यान में रखिए, एंगलोंग। जापानी जो बाजा है उसको कहते हैं एंगलोंग। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बहुत कदर है। हमारे यहाँ जैसे वीणा है, वैसे जापान में भी बहुत सारे भाग, सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं, जापान में भी है। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका जिसको हम कहेंगे, रेड स्किन जाति है, उसके गवैये बहुत गाने वाले बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना। ये 3 ही रहते हैं, किंतु इन्हीं के सहारे वो बड़े मजे लेके गाते हैं, वो सुंदर गाते हैं इनका यूज करके। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। अमेरिका में जो पहले रहने वाले जो लोग हैं, जैसे रेड इंडियन के जैसे, वो एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं, देखिए ढोल में पानी रख देते हैं, और अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। बेशी करते हैं मतलब ज्यादा बढ़ाते हैं, बेशी करना मतलब बढ़ाना। ढोल में वो पानी डालते हैं और वो पानी उनको जैसी जरूरत रहती है स्वर निकालने के लिए, तो ढोल के पानी को कम करते हैं या ढोल के पानी को बढ़ाते हैं। ठीक है। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड नाम का एक टापू है कि गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाना चाहिए। बाजों की खिचड़ी क्या है? तो न्यासालैंड जो है ये टापू है, बेट है, आइलैंड जिसको कहेंगे आप। ठीक है। उसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, तार वाला मतलब जिसके सिर से घंटी लटकती है। जब वे गाते हैं तो एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। क्या बात है, मतलब बहुत ही सुंदर अलग ही बाजा है ये, जिसको बाजों की खिचड़ी ही कहा जाना चाहिए।
जिसमें क्या क्या रहेंगे, अखरोट के पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा है, जिसके सिर पर एक घंटी लटकती, क्या क्या नहीं है, ऐसे सब बाजे से बजाते हैं। फिजी के आदि अधिवासी, फिजी जो एक ऐसा ही और एक आइलैंड है जिसको हम टापू कहेंगे, फिजी के भी जो पहले रहने वाले, अधिवासी का मतलब है रहने वाले लोग, पहले अधिवासी का मतलब उस फिजी पे रहने वाले पहले लोग, एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। वो तो बांसुरी अपने नाक से बजाते हैं फिजी के लोग। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मलाया का मतलब है मलेशिया, मलेशिया में भी ऐसी बंशी देखी जाती है। मेक्सिको में जो काठ के मारिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। अब मेक्सिको में एक मारिम्ब करके एक बाजा है, जिसको एक साथ 4 लोग बजा सकते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। हमारे देश में एक सिंगा करके एक बाजा है, वो भी इसी तरह एकदम अलग है, एकदम अलग बाजा है। तो दोस्तों, ये जो लेसन था हमारा, ये लेसन का नाम था गाना बजाना। अब इसमें अलग अलग तरह के बाजे जो है वो आपको समझाया गया, अलग अलग देशों के अलग अलग बाजे हैं। बड़े सुंदर ढंग से हमारे लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने आपको समझाए हैं। और आई होप कि ये लेसन जो है ये आपको बहुत सुंदर समझ में आया होगा, सुंदर तरीके से समझ में आया, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिए हैं। और ये मेरा हरदम आपको कहना रहता है कि पहले ये कि जब भी आप मेरा ये लेक्चर देखेंगे तो पहले हाथ में किताब लेके बैठिए, ताकि आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो यहाँ पर समझो, कई ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, वो मेरे वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। अब इसके बाद का जो स्वाध्याय दिया है, वो स्वाध्याय भी आपको आराम से देख के समझ कर करना है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अभी आपने वीडियो देखा उसके भरोसे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नहीं तो मेरा कहना ये रहता है कि आपको कोई भी दिक्कत आए तो थोड़ा सा पॉज कर करके जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ताकि आपको हर आंसर समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में आपको वर्कबुक भी आपका सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आज ये हमने क्या किया है कि तीसरा जो लेसन था हमारा गाना बजाना, ये आज हमने देखा है। आप बराबर ये माय बोली क्लासेस का जो हमारा चैनल है, सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, तो ये आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे 8th के जो कंपोजिट हिंदी के आगे के जो लेसन है, ये मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।